बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय अहसन अली। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर की मैथ को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जो सेकेंड ईयर की मैथ की बुक है उसका नेम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये स्टूडेंट्स, अब कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस एक मैथ की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ की चेंज, किसी भी चीज़ की तब्दीली के मुतालिक स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to some independent variable is called calculus। अब डियर स्टूडेंट्स, अब एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है? एनालिटिकल ज्योमेट्री भी एक मैथ की ब्रांच है। एनालिटिकल ज्योमेट्री हमें अलजेब्रिक इक्वेशन की पिक्चर ड्रा करने यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने में हमारी हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला के एक ब्रांच बना दी गई जिसका नाम एनालिटिकल ज्योमेट्री है। स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है उसमें टोटल चैप्टर जो है वो है 7। आपके जो पहले 3 चैप्टर हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड लिमिट्स, सेकंड चैप्टर डिफरेंशिएशन, थर्ड चैप्टर इंटीग्रेशन, ये तीनों चैप्टर आपके रिलेट करते हैं कैलकुलस के साथ। और आपका जो चैप्टर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री और चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 ये रिलेट करता है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री के साथ। और चैप्टर नंबर 5 जो है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका रिलेट करता है ऑप्टिमाइजेशन के साथ। और लास्ट पे जो चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स वाला, ये आपका रिलेट करता है फिजिक्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं आपको चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसको अच्छे से कीजिएगा। किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। आपने करना क्या है, आपने अपने रजिस्टर और अपनी मैथ की बुक सामने रख लेनी है, साथ साथ चीज़ों को आपने नोट करते जाना है। इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का जो मेरा टारगेट है वो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। एक बात, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा, डेली लाइफ से कोई ना कोई एग्जांपल आपको दूंगा। इसके अलावा अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह बनता है और किसी भी ग्राफ को देखते हुए ये कैसे पता चलता है कि ये फंक्शन का ग्राफ है या फंक्शन का ग्राफ नहीं है। चलते हैं आज के लेक्चर्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन, अब फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था, गोटफ्राइड विलियम लेबनिज। इसने 1673 में फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता चलूं। स्टूडेंट्स, ये है जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्राइड विलियम लेबनिज। इसने फंक्शन को 1673 में इंट्रोड्यूस करवाया। फंक्शन की टर्म को सबसे पहले इस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया। मैं इसकी तस्वीर सामने लगा देता हूं ताकि आपकी नजर पड़ती रहे। ये स्टूडेंट्स, लेबनिज कहता है कि फंक्शन किसी भी दो क्वांटिटी या दो ऑब्जेक्ट या दो वेरिएबल के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है। क्या है? ऐसा रिलेशन है जिसमें से एक वेरिएबल या एक क्वांटिटी या एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है, तो फिर क्या बनता है? एक फंक्शन बनता है। क्लियर? इसमें दो बातें स्टूडेंट्स मैंने बताई हैं कि फंक्शन किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान क्या है? रिलेशन है। नंबर 1, रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल। एक बात। दूसरी बात क्या है
कि अगर इसमें से एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन एन अदर, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन एन अदर, तो फिर क्या बनता है, एक फंक्शन बनता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक से एक एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास एक स्केयर है, ठीक है, क्या है, स्केयर। ये स्टूडेंट्स, ये एक स्केयर है। आपको पता है कि स्केयर की ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस साइड को कहता हूं x। जाहिर बात है, अगर ये x है तो ये भी क्या होगी, x, ये भी x होगी, ये भी x होगी। अब स्केयर का एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि x मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई x, x स्केयर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, यानी कि साइड के ऊपर डिपेंड कर। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन भी है, ठीक है। अब एरिया डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी कि मैं जैसे जैसे x को बढ़ाता हूं, यानी कि साइड को बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, इसका एरिया जो है ये भी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मैं साइड को बढ़ाऊंगा एरिया भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं इसकी साइड को कम कर देता हूं, यानी कि x को कम कर देता हूं, तो इसका जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे पता चला कि एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। एक बात तो ये है कि एरिया और x का आपस में रिलेशन भी है, और एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। क्या x को बढ़ाने से एरिया भी बढ़ेगा, x को कम करने से एरिया भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहां पे a और x दोनों वेरिएबल हैं, इसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये देखिएगा, अब मैं जिसको अपनी मर्जी से बढ़ा रहा हूं और जिसको अपनी मर्जी से कम कर रहा हूं वो है x। जो अपनी मर्जी से मैंने बढ़ाया और अपनी मर्जी से कम किया वो है इंडिपेंडेंट, आजादाना, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे मैंने x को अपनी मर्जी से बढ़ाया और x को ही अपनी मर्जी से कम किया, तो वो है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। जारी बात है, आपका x बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया x कम होगा तो एरिया कम, यानी कि एरिया डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो एरिया है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, a इज अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे a इज अ फंक्शन ऑफ x को ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू f ऑफ x। a इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने स्केल लिया है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैं स्फीयर ले रहा हूं। स्फीयर, डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास एक स्फीयर है। स्फीयर एक 3 डायमेंशन शेप होती है। 3 डायमेंशन शेप व्हाइट बोर्ड पे ड्रा नहीं हो सकती क्योंकि व्हाइट बोर्ड 2 डायमेंशन है। अब मैं जिस तरह बाल नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता चलूं। ये जो है मेरे पास, ये है एक स्फीयर, ठीक है। अब ये व्हाइट बोर्ड पर ड्रा करना मुश्किल है, आप कंसीडर कर लें ये जो है एक स्फीयर है। आपको पता है सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होता है, रेडियस होता है। अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना चाहूं तो उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये स्टूडेंट्स, अब वॉल्यूम और रेडियस का आपस में रिलेशन है। अगर मैं रेडियस को बढ़ाता हूं तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यानी कि मैं इसका स्फीयर है
तो यानी कि फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, मैंने इसको 4 कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, हुजम भी बढ़ जाएगा। ये स्टूडेंट्स वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, ठीक है। वॉल्यूम और आर का रिलेशन भी है और वॉल्यूम आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा आपका हुजम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम V is a function of R। क्लियर, ठीक, क्लियर। अच्छा ये स्टूडेंट्स, अब आपको मैं डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं। अब मेरे पास एक फॉर एग्जांपल आप एक आपके पास लाहौर सिटी है। अब वहां पे जो अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन होती है वो डिपेंड कर सकती है नंबर्स ऑफ बसेस के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे वहां पे नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज होंगी वहां पे एयर पोल्यूशन भी ज्यादा हो सकती है। तो यानी कि अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ बसेस के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ बसेस ऑन द रोड। क्लियर। ये तो थी डियर स्टूडेंट्स फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को एग्जाम्पल की मदद से हमने समझने की कोशिश की। अब आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी गई है एक स्टेटमेंट की शक्ल में, वो मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कि फंक्शन इज अ रूल आर कोरस्पोंडेंस। फंक्शन एक रूल या कोरस्पोंडेंस है। कोरस्पोंडेंस का मतलब भी रिलेशन ही होता है। रिलेटिंग टू सेट्स, जिसमें दो सेट रिलेट करते हैं इन सच अ वे, इस तरीके से दैट ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, यानी कि जिसमें फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑन द अदर सेट। क्लियर। अब मैं इसको ना लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको अच्छे से समझ लगेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। वो कहता है कि फंक्शन इज अ रूल आर कोरस्पोंडेंस। फंक्शन एक रूल या एक रिलेशन है रिलेटिंग टू सेट्स, जिसमें दो सेट्स रिलेट करते हैं इन सच अ वे, इस तरीके से दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, इसमें फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स यानी कि रिलेट करना चाहिए टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दो सेट हैं, ये मेरे पास एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं आपने। मेरे पास कोई इसके एलिमेंट हैं 3, 4, 5। अब मैं इसकी कोई एलिमेंट्स ले लेता हूँ 9, 16, 25 एंड 36। अब यहाँ पे इसको x कह लेता हूँ, इसको y कह लेता हूँ। अब यहाँ पे वो कहता है कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेट का ये एलिमेंट्स रिलेट कर रहा है इसके साथ, 4 भी किसी ना किसी के साथ रिलेट करना चाहिए, 5 भी किसी ना किसी के साथ रिलेट करना चाहिए। अब अगर एक एलिमेंट जिसके साथ रिलेट कर लेता है, अब वही एलिमेंट किसी और के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब 3 9 के साथ रिलेट कर गया, अब 3 को 16 के साथ रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ हो जाएगा। अब 4 को भी आपने रिलेट करवाना है, 5 को भी किसी ना किसी के साथ रिलेट करवाना, तो ये क्या बन जाएगा, एक फंक्शन। दोबारा सुनिएगा, तो कहता है कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, यानी कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कोरस्पॉन्ड्स, कोरस्पॉन्ड का मतलब रिलेट करना चाहिए। और नेक्स्ट जो बात लिखी है वो कहता है कि अगर एक एलिमेंट जिसके साथ रिलेट कर गया, फिर वही एलिमेंट किसी और के साथ नहीं करना चाहिए, बल्कि वन एंड ओनली वन, वो एक ही के साथ रिलेट करना चाहिए, फिर वो बनेगा फंक्शन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या बन गया, फंक्शन। यहाँ पे अब जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन होंगे, ठीक है, जिसके साथ रिलेट करके, अब यानी कि 3, 4, 5 डोमेन है। अब जिसके साथ रिलेट किया है, यानी कि ये इमेज बनाई है जिसने 9, 16, 25, ये 3 इसके साथ रिलेट, 9, 16 और 25 ये रेंज है आपकी। और जो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होती है, यानी कि 9, 16, 25 ये आपकी रेंज है, 9, 16, 25 एंड 36 ये आपकी कोडोमेन होंगी। क्लियर। अब नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स एक
स्विस मैथमेटिशियन है आयलर, उसने फंक्शन को एक लिखने के लिए सिंबॉलिक वे दिया। यानी वो कहता है कि अगर फंक्शन है मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि एक स्विस मैथमेटिशियन है जिसने फंक्शन को सिंबॉलिकली लिखने का बताया। मैं आपकी उसकी तस्वीर दिखा देता हूं। ये है एक मैथमेटिशियन, स्विस मैथमेटिशियन आयलर। ये कहता है कि फंक्शन को हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखें, यानी कि फंक्शन को y, अब यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब y इज इक्वल टू x, ये क्या है, फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। जरूरी नहीं है आपने एफ ऑफ एक्स के साथ ही लिखना है, बल्कि आप जी ऑफ एक्स, स्मॉल एच ऑफ एक्स, स्मॉल आई ऑफ एक्स, या आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल जी ऑफ एक्स या कैपिटल एच ऑफ एक्स एंड सो ऑन आप इसके साथ भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह बनता है। अब मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे मैं कुछ इनपुट देता हूं, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 1। अब मैं x की जगह 1 पुट करता हूं। जाहिर बात है अगर इस x की जगह 1 पुट करता हूं तो दूसरी साइड पे जो x है उसकी जगह भी 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 2 कर रहा हूं। अब जारी बात है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। पुट x इज इक्वल टू 3। अब मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब इसको मैं ग्राफ की शक्ल में लिखता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास पेयर बन रहे हैं, यानी इसको मैं पेयरिंग की शक्ल में लिख लेता हूं। 1 and 1, 2 and 4, 3, 9। अब फर्स्ट जो है आपके पास x एक्सिस की तरफ कितना है, 1, यानी कि x की तरफ आपके पास 1 आ गया, और y भी क्या है, 1। अब इधर से ऊपर की तरफ जाइएगा, इधर से आगे की तरफ, तो मेरे पास एक पॉइंट ये बन जाएगा। क्लियर। अब 2 है मेरे पास, 1, 2, और y कितना है, 4 है आपके पास, 1, 2, 3, 4, यानी कि ऊपर की तरफ जाइएगा, इधर से आइएगा तो आपके पास ये पॉइंट बन गया। अब x जो है आपके पास 3 है, 1, 2, 3। अब y कितना है, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इधर से जाइएगा ऊपर और इधर से आगे की तरफ आइएगा। आई थिंक ये आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, पॉइंट। अब इसको आपस में आप कनेक्ट कर लें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा हो गया। क्लियर। अब लास्ट पे किसी भी ग्राफ को देखते हुए ये कैसे पता चल जाता है कि ये फंक्शन का ग्राफ है या फंक्शन का ग्राफ नहीं है। मैं कुछ फंक्शन के ग्राफ ड्रा करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ये स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे कुछ फंक्शन के ग्राफ बने हुए हैं, आप वहां से देखिएगा। पहला ग्राफ वहां पे है, यानी कि आपके पास पहला ग्राफ ये है पेज नंबर 3 पे। इसको मैं ए का नाम दे लेता हूं,
नेक्स्ट ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश। दूसरा ग्राफ आपका ये है। अब इसको बी का नाम दे देते हैं। अब तीसरा सी जो है आपके पास ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ है। अब लास्ट पे एक ग्राफ बन रहा है आपका ये डियर स्टूडेंट्स आपका ग्राफ है, इसको डी का नाम। अब आपने करना क्या है, ग्राफ के ऊपर वर्टिकली लाइन ड्रा करनी है। कोई 2-3 वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें मुख्तलिफ जगह पे। ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन ड्रा की, ये वर्टिकल लाइन ड्रा की। अब डियर स्टूडेंट्स ये वर्टिकल लाइन आपकी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ये भी वर्टिकल लाइन आपकी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ये भी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। डियर स्टूडेंट्स अगर सारी लाइन एक ही पॉइंट पे टच करती है, ये भी एक ही पॉइंट पे, ये तो अगर एक ही पॉइंट पे अगर टच करेगी तो फिर वो फंक्शन का ग्राफ होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी वर्टिकल लाइन ड्रा करनी। अब ये फर्स्ट लाइन एक ही पॉइंट पे टच किया, ये भी एक ही पॉइंट पे टच की, ये भी एक ही पॉइंट पे, तो ये भी फंक्शन का ग्राफ है। अब नेक्स्ट ये वर्टिकल लाइन ड्रा की, तो पहली लाइन ही एक ये दो जगह पे ग्राफ को टच कर गई, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, ये तो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है 1 2 3 ये 3 जगह पे टच कर रही है। अगर एक भी लाइन एक पॉइंट से ज्यादा जगह पे टच कर रही है तो फिर वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। फिर भी आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।